Good morning, everyone. Today we will discuss about chapter Usma Heat from class 7 NCERT. So हम लोग हिंदी में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई वस्तु उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। किसी वस्तु की उष्णता, कोई भी वस्तु है उसकी उष्णता की ताप जो है गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है और ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापन कैसे होता है? एक तो जैसे कि अगर आप बॉडी टेम्परेचर ये सब को माप रहे हैं तो जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसको क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर से आप लोग सब अवगत होंगे, घर में भी देखे होंगे या फिर कभी बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास से आप इसका यूज़ देखे होंगे। तो ये जो होता है इसमें मापक्रम जो है सेल्सियस में दर्शाते हैं, डिग्री सी में। और डॉक्टरी थर्मामीटर से जो है हम 35 डिग्री से 42 डिग्री तक को माप सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं, इतना रेंज होता है 35 से 42। इसमें मरकरी प्रेजेंट होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 94 से 108 डिग्री तक फ़ारेनहाइट में नापते हैं, मेज़र करते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर से। मानव शरीर का समान तापमाप, अगर उसमें बुखार ना हो, नॉर्मल हो, तो समान तापमाप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रा के साथ व्यक्त करते हैं। मतलब आप सिर्फ 37 लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना कि ये टेम्परेचर किस में मापा गया। तो 37 डिग्री सी सेंटीग्रेड में लिखते हैं। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल इंसान का। अब हम लोग एक बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये इसमें रेंज है टेम्परेचर मापने का 35 से 42 डिग्री तक। अगर उससे ज़्यादा का टेम्परेचर मापना हो, जैसे हम लोग जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये जानते तो हैं, लेकिन अगर इसको मेज़र करना हो या फिर किसी और भी दूध उबल रहा है कुछ भी हो रहा है तो उसका कितना टेम्परेचर है ये मापने के लिए हम लोग किस थर्मामीटर का यूज़ करेंगे? तो क्या उसी थर्मामीटर से यूज़ करेंगे जो डॉक्टरी थर्मामीटर है? नहीं। अगर हम लोग 35 से 42 से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर में अगर उस थर्मामीटर को डालते हैं तो थर्मामीटर क्या हो जाएगा? टूट सकता है। तो इसलिए इसके प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी जो होता है उसका रेंज होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसमें आप अधिकतम से न्यूनतम तक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या प्रयोगशाला तापमापी से आप अपना बॉडी टेम्परेचर माप सकते हैं? तो नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसके पॉइंट पे यहाँ पे किंक होता है जिससे कि पारा डाउन नहीं जाता, पर इसमें प्रयोगशाला तापमापी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसको वर्टिकल मतलब सीधे तरह से रख करके जिस मीडियम मतलब कि लिक्विड है जिसका टेम्परेचर आपको मेज़र करना है उसमें सीधे डालते हैं और जो है उसको डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं। मतलब जब आप जल का ताप माप रहे हो तो टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर को आप उसमें जब रखेंगे तो आप उसी वक्त उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। अगर आप मीडियम से उसको बाहर निकाल दिए, आप बाहर निकाल करके तब उसके बाद उसका टेम्परेचर देखेंगे तो उसका पारा जो है वो डाउन हो जाता है जिससे कि आपको रियल मेज़रमेंट नहीं निकल पाता। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को जिस व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर आप मेज़र कर रहे हैं उसको 1 मिनट तक उसके टंगे में रखते हैं नीचे साइड और उसके बाद उसका मेज़रमेंट करते हैं बाहर, तो आपको आराम से इजीली आपको उसका बॉडी टेम्परेचर पता चल जाता है। लेकिन प्रयोगशाला जो तापमापी उससे यूज़ उस तरह से नहीं कर सकते। आप उसको बीकर अगर बॉयल वाटर है या फिर जो भी है उसमें आप रखे हुए में ही आपको मेज़रमेंट लेना होगा। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस होता है।
तो यूज़ भी दूसरे दोनों का अलग अलग तरह से करते हैं। उसके डिजिटल थर्मामीटर भी आता है जिसमें कि मरकरी नहीं होता है, इसमें आप डायरेक्ट टेम्परेचर नाप सकते हैं और उसमें लिखे हुए में आपको डिजिटली पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर है। ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण जो है कुछ ऊष्मा स्थानांतरण करने के लिए जिस प्रक्रम का यूज होता है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसको चालन कहते हैं। चालन मतलब कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे ऊष्मा क्या होती है, सदैव गर्म से ठंड की तरफ स्थानांतरित करती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं, ये लोहा का रड है, इसमें मोम लगा हुआ है और यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे पार्ट ठंडा है और यहाँ गर्म है, इससे धीरे धीरे स्थानांतरित हो रहा है और मोम पिघल के नीचे की तरफ गिर रहा है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जैसे कि प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, ये ऊष्मारोधी होती है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। और एक सेकेंड, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा का चालक कहते हैं। यानी कि वो सारे गुड कंडक्टर होते हैं, और जो ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देती वो भूचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सॉलिड में तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्थानांतरित होती ऊष्मा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि लिक्विड में कैसे ऊष्मा स्थानांतरित होती है। लिक्विड में ऊष्मा स्थानांतरित होने के लिए एक बीकर में मान लीजिए आप पोटेशियम का रखते हैं, तो इसको नीचे से हीट जब प्रोवाइड किया जाता है तो इसमें भी पहले ये एरिया में आपको गर्म होगा, तो यहाँ से फिर ऊपर ठंडा पानी है तो इसकी तरफ गर्म से ठंडा की तरफ ट्रांसफर होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं पोटेशियम की वजह से यहाँ पे पर्पल कलर का दिख रहा है। और इस विधि है संवहन। संवहन यानी कन्वेक्शन के द्वारा में हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए, और ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। अब हम लोग बात कर ले कि हवा में किस तरह से ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। तो हवा में जो है अगर आप धुआं को देखेंगे तो धुआं किस तरह से गर्म धुआं ऊपर उठने लगती है। इसका दो उदाहरण से बात कर लेते हैं, समुद्री समीर और थल समीर, यानी कि सी ब्रिज और आपको यहाँ पे देखिए सी ब्रिज में क्या होता है, समुद्री समीर में समुद्र ये सनलाइट है, ठीक है, ये जल पे भी पड़ रहा है और थल पे भी पड़ रहा है। तो जल की अपेक्षा थल जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होगा कि जब गर्म हो जाएगा तो गर्म हवा हल्का होता है, हल्का होने की वजह से ऊपर उठने लगेगा और ये एरिया क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो समुद्री हवा जो कि ठंड है वो थल की तरफ मूव करने लगेगा। और रात ये दिन के समय में होता है जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए समुद्र किनारे दिन में ठंडा हवा मिलता है। अब थल समीर की बात कर ले, थल समीर कब चलती है, रात में चलती है। अब इस समय तो सूर्य नहीं है, लेकिन जैसे सूर्य के प्रेजेंस में थल जल्दी गर्म होता है वैसे ही जल्दी ठंडा भी होता है उसके एब्सेंस में। तो रात में जो है ये थल बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठंड हो जाएगा तो इसका हवा क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। लेकिन समुद्र को पानी को ठंडा होने में वक्त लगेगा। तो ये क्या है, यहाँ गर्म हवा है, गर्म हवा क्या होगी, सदैव ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर उठेगी तो ये जगह वैकेंट हो जाएगा, तो यहाँ से ठंडा हवा समुद्र की तरफ जाएगा। ये थल समीर हो गया। हमेशा गर्म हवा ही जो है वो ठंडा हवा की तरफ जाता है, और ठंडा हवा जो है वो भारी होता है, गर्म हवा हल्का होता है। गर्म हवा हल्का होने के कारण ऊपर उठता है, तो ठंडा हवा जो है वो खाली जगह को भर लेता है। अब ये सारे तो बात कर लिए मीडियम जहाँ रहा तो उस तरीके से ट्रांसफर होगा हीट। लेकिन जो है
कि सूर्य से पृथ्वी तक कैसे आता है गर्मी। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम नहीं होता, कोई मीडियम नहीं होता, जैसे वायु नहीं होता। अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा जो है वो एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसको विकिरण कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन के द्वारा हीट जो है वो हमारे तक आती रहती है। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र किस प्रकार के होते हैं। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा एक चीज़, कि अगर मान लीजिए कि ये देखिए काला बर्तन है और ये सफ़ेद बर्तन है, दोनों के जो बर्तन है उसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखें कि ये जो गर्म होने की प्रक्रिया है, ये काले बर्तन में ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और सफ़ेद बर्तन में कम जल्दी गर्म होती है। और ठंडा होने में भी ये जल्दी ठंडा हो जाती है, इसमें ठंडा होने में वक्त लगता है। तो गर्मियों के समय में हम लोग जो है अपने क्या करते हैं, हम लोग गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, हल्के रंग का पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो है वो हमें ठंडक महसूस कराती है, ये ऊष्मा को कम एब्जॉर्ब करती है। वहीं अगर सर्दी की बात करें तो हम लोग जो है वो वूलन कपड़ा पहनते हैं, गाढ़े रंग का कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि ये हमें गर्माहट का महसूस कराती है। देखिए सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें ऊष्मा बनाए रखती है। इसमें क्या है कि सर्दियों में आपको एक मोटे कम और दूसरी बात ये यहाँ पे देखिए, जो घर को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन तथा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या भवन को भी ऐसा बना सकते हैं जिसमें कि बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? हाँ, बना सकते हैं। तो भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो, तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसी विधि से भवन निर्माण में खोखली ईंट का उपयोग करते हैं, जो कि आजकल उपलब्ध है। अगर मान लीजिए कि एक मोटा कंबल आपको ओढ़ने के लिए दिया जाए ठंडा के दिन में, और दो थोड़ा पतला पतला कंबल दिया जाए, तो दो कंबल जो पतला पतला उसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे वायु बंद जाएगा, मतलब आपकी बॉडी का हीट यहाँ पे रहेगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपको ये ज़्यादा गर्माहट देगी एक मोटा कंबल के कंपेरिजन में। तो हम लोग समरी देख लेते हैं कि क्या सीखे हैं। आज हम लोग सीखे कि किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें सदैव अपने स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पर्श करके आप पता नहीं लगा सकते सही मायने में कि कितना टेम्परेचर है किसी चीज़ का या नहीं। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है, और ताप मापी वह युक्ति है जिससे कि ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर के ताप मापने के लिए किया जाता है, और इस थर्मामीटर का परिसर 33 से 42 डिग्री होता है। और अन्य प्रयोजन के लिए हमें प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं, जिसका परिसर -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? 33 डिग्री सेंटीग्रेड। उच्च ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक चालन वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रम के द्वारा स्थानांतरित होती है: चालन, संवहन और विकिरण, रेडिएशन। ठोसों में प्राय ऊष्मा चालन द्वारा हस्तांतरित होती है, और द्रव तथा गैस में संवहन द्वारा हस्तांतरित होती है, कन्वेक्शन द्वारा। विकिरण द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो याद रखिएगा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देती है, ऊष्मा का चालक कहते हैं। गुड कंडक्टर होता है। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा ऊष्मा विकिरण की अच्छी अवशोषक है। गहरा रंग का क्या है? अवशोषक है। यही कारण है कि हम गर्मी में हल्के रंग की वस्तु में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्मी लगता है। इस कारण यह है कि ऊष्मा जो है ऊन में ऊष्मारोधी है, और इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कुछ करेंगे। रिक्त स्थान कर लेते। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी किसके द्वारा होती है? तापमापी के द्वारा होती है। उबलते हुए पानी का तापमाप में डॉक्टरी तापमापी से नहीं करते हैं, ताप को डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रख दी गई, यह आपने अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? तो चालन प्रक्रिया के द्वारा होगा। हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा गहरे रंग की वस्तु ऊष्मा का अधिक अवशोषण करती है।
अब देखिए, थल समीर के बहने का समय। थल समीर कब बहता है? तो रात्रि में बहता है। समुद्री समीर बहने का समय दिन में बहता है। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय क्या होता है? सर्दियों में होता है। हल्के रंग का पसंद करने का समय गर्मियों में होता है। तो आई होप कि आपको यह चैप्टर आसानी से समझ में आया होगा। फिर मैं नेक्स्ट जो है वो उसके बाद का चैप्टर करेंगे।